नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो सोशल साइंस है क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि वन और वन्य जीव संसाधन है। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर चुका था और उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हिमालयन यव के आगे से। हिमालयन यव को हम लोगों ने पिछले सेशन में देख लिया था। ये क्या है? एक औषधीय पौधा है जो कि हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। इससे टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें भारत में जो जैव विविधता है यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें आखिर कमी क्यों हो रहा है? तो भारत में जो जैव विविधता में कमी है उसके पीछे जो कारण है वो कुछ विशेष कारण है। जैसे जो वन्य जीव का आवास है उसका विनाश हो रहा है यानी जंगलों का कटाव हो रहा है। ठीक है, जंगली जानवरों को मारना यानी जंगली जानवरों का जो शिकार किया जा रहा है उससे भी जैव विविधता में ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रहा है। आखेटन वही होता है शिकार जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आखेटन हो गया। पर्यावरणीय प्रदूषण, जैसे इसमें 4-5 तरह के प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो इन पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है भारत में, उसमें काफ़ी गिरावट आया है, कमी आ रहा है। ठीक है, एक और है रीजन दवानाल। तो दवानाल क्या होता है? जो फॉरेस्ट फायर जिसको कहा जाता है यानी जंगलों में आग लग जाना। अब जंगलों में आग कैसे लगती है? तो जो फॉरेस्ट यानी जो जंगल काफ़ी डेंस होते हैं यानी घने होते हैं, उसमें जब पेड़ आपस में रगड़ खाते हैं तो वो हीट के कारण वहाँ कभी कभी क्या होता है, आग लग जाता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मान लिया जाए कोई फॉरेस्ट एरिया है और उस जंगल से कोई बगल से कोई रास्ता गुजरा है। अब इस जंगल में जो ये रास्ता गुजरा है, कभी क्या होता है कि लोग जो धूम्रपान करते हैं वो बीड़ी सिगरेट को धूम्रपान करके साइड में फेंक देते हैं और इसके फेंकने से क्या होता है कि जंगलों में आग लग जाती है, जिसके कारण ये जो जंगल में आग लगने का स्थिति है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अब अगर हम विकासशील देशों में देखें, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो वहाँ जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है यानी पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ओवर पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ रहा है जिसके कारण जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसको रहने के लिए आवास की कमी हो रही है और आवास की कमी को पूर्ति करने के लिए लोग जंगलों को काटकर लोग घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जिस क्षेत्र में या जिस भी देश में जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ रहने के लिए लोगों को घर चाहिए और घर बनाने के लिए लोग अब जंगलों को काटकर लोग घर बना रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उसमें एक मेन रीज़न ये भी देखा गया है। भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। क्यों? यही जो पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, वनों का जो कटाई हो रहा है, उसके कारण 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है यानी जिसको वेटलैंड कहते हैं, जिसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि हम ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ सालों भर कुछ न कुछ ज़मीन में नमी बना हुआ रहता है, पानी बना हुआ रहता है, वैसे भूमि को आर्द्र भूमि कहा जाता है। और जो आर्द्र भूमि होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्षेत्र के जैव विविधता को बनाए रखने में। ठीक है, 70% धरातलीय जो जल है, वाटर है यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो पॉल्यूटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। 40% जो मैंग्रोव वन है यानी जो 40% मैंग्रोव वन है वो लुप्त हो चुके हैं। मैंग्रोव वन आपको पता होगा कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलता है, खारा पानी का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में मिलता है। और ये जो मैंग्रोव वन है वो समुद्र से उठने वाला जो चक्रवात होता है, जो तूफान होता है, उससे ये काफ़ी हद तक उसको कम करने में सहायक होता है। ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, जो कि चक्रवात की गति को कम कर देता है, रोक देता है। वो भी अभी विलुप्त के कगार पर आ गया है। ठीक है, जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार
यानी इसका जो हंटिंग हो रहा है, शिकार, और इसका जो व्यापार हो रहा है तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव लुप्त होने के कगार पर हैं। जो जंगल में लोग जिस जानवर का शिकार कर रहे हैं, जिस पेड़ को लोग काट रहे हैं, इसके कारण क्या हो गया, कुछ वन्य जीव और कुछ जो बहुमूल्य पेड़ हैं वो आज विलुप्त के कगार पर आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और ये आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। बात करें जैव विनाश के कारण, यानी जो हमारा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है, इसका विनाश के कारण कई जो मूल जातियां हैं वो आज समाप्त होने के कगार पर हैं। जैसे जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग जंगलों में रहते हैं और अभी का स्थिति ये हो गया है कि जंगल का कटाव इतने तेज़ी से हो रहा है कि आदिवासी लोग अब विलुप्त के कगार पर आ गए हैं। और जो समुदाय वन पर आश्रित है, जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं, ये अपने दैनिक जीवन की अधिकांश वस्तुओं को जंगल से ही प्राप्त करते हैं। अब जंगल ही नहीं बचेगा तो ये जो आदिवासी लोग हैं ये कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए जंगल के कटाव के कारण, जंगल के जो निम्नीकरण हो रहा है उसके कारण ये जो मूल जातियां हैं, जो आदिवासियां हैं, ये आर्थिक रूप से हाशिए पर यानी काफ़ी गरीब होते चले जा रहे हैं। अतः अब आवश्यक है कि वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। अब हम लोग बात करेंगे भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। तो अभी तक जितना भी हम लोग कहानी देखें तो क्या इन कहानियों के पीछे जो वन और वन्य जीव संरक्षण है, इसकी क्या आवश्यकता है या नहीं? अगर है आवश्यकता तो क्यों आवश्यकता है? क्यों हम वन्य जीव या वन को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, बचाएं, क्यों? तो इसी चीज़ को अब हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वन और वन्य जीव की संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो संरक्षण से परिस्थिति यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, इसकी विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। हम अगर किसी जंगल को या किसी क्षेत्र को अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो जो वहाँ बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा और एक समय वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका हम संरक्षण करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी हमारा बना रहेगा और हमारे जीवन के साध्य संसाधन जैसे कि जो जल है, वायु है और मृदा, इसे प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। तो सिंपली अगर हम साधारण भाषा में कहें तो संसाधन जो वन्य जीव और वन का संरक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे साध्य संसाधन है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया और मृदा हो गया, अगर वन का संरक्षण करते हैं तो इन साध्य संसाधनों को प्रदूषण से मुक्त हम रख सकते हैं। अगर वन और वन्य जीव का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जल भी प्रदूषित होगा, हमारा वायु भी प्रदूषित होगा और हमारा मिट्टी भी प्रदूषित होगा। तो जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें वन और वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। आई होप कि आपको अब क्लियर होगा। 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की। अब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो पर्यावरणविद हैं, इन्होंने 1960 से 70 के दशक में ये महसूस किया कि वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है। यानी वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम लाए जाएं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू कर दिया गया, जो कि भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, इसमें वन्य जीवों के आवास के संरक्षण का प्रावधान थे। यानी जो 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लाया गया, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जितने भी वन और वन्य जीव हैं इसको संरक्षित किया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए, इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। और इसको नुकसान पहुंचाओगे तो इससे संबंधित कई सारे नियम कानून बनाए गए थे, उसमें दंड का भी प्रावधान था। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, इस कार्यक्रम के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव के लिए शिकार को प्रतिबंधित किया गया। यानी जो लोग जंगल में शिकार करते थे, अब इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, ताकि वन्य जीवों का शिकार नहीं हो सके और हमारा जो जैव विविधता है वो सुरक्षित रहे। वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रावधान था। अभी भी आप देखते होंगे कि कई सारे क्षेत्र में ऐसे होते हैं
जहाँ जंगली जानवरों को मारकर बाजार में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो जो व्यापार लोग कर रहे हैं जंगली जानवर को मार के, उसको रोक लगाने का प्रावधान किया गया था 1972 में, जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम लाया गया था उसके अंतर्गत। इस कार्यक्रम के बाद केंद्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। अब जब वन्य जीव अधिनियम आ गया, तब केंद्र सरकार और कई राज्य सरकार, देश की जितने भी राज्य सरकारें हैं इनमें से अधिकांश राज्य सरकारों ने मिलकर एक नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट लाया, फॉरेस्ट जो वन पशु विहार है उसका संकल्पना को लाया और इसको स्टैब्लिश किए, यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाया लोगों ने, वन्य पशु विहार बनाया लोगों ने। अब इसका एक ही उद्देश्य था कि जो गंभीर खतरे में वन प्राणी हैं उनको सुरक्षित किया जाए। राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्यों किया जाता है? क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में उस जो वन है उस वन में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसका संरक्षण किया जा सके। इसलिए जंगली जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सामने लाया गया ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके। अब इन प्राणियों में बाघ था, एक सींग वाला गैंडा था, कश्मीरी हिरन था, मगरमच्छ था, एशियाई शेर था, भारतीय हाथी था, काला हिरन था, चिंकारा था, भारतीय गोडावन था जो कि एक पक्षी है, और हिम तेंदुआ था, जिसको संरक्षित करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जैसे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ चिंकारा आपको दिखाई दे रहा होगा, हिरन के प्रजाति हैं चिंकारा, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जो कि आपको हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे, एक सींग वाला गैंडा जो कि आपको असम वाले काजीरंगा के क्षेत्र में मिल जाएंगे, भारतीय गोडावन, ठीक है, ये भी एक पक्षी है। तो इन सारी जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, बाघ परियोजना की। ठीक है, तो 1973 में वन्य अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं सदी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई है। यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग थे, इन्होंने एक रिसर्च किया और ये रिसर्च में पाया इन्होंने कि जो बाघ का संख्या था वो पहले 55,000 था, यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में ये 55,000 था, जो कि अब घट के कितना रह गया है, 1827 रह गया है। ठीक है, अब भारत और नेपाल जो है ये पूरी दुनिया में 2/3 बाघों के आवास क्षेत्र उपलब्ध करवाते हैं। यानी अगर पूरे विश्व में बाघ के लिए आरक्षित क्षेत्र या अनुकूलित क्षेत्र को देखा जाए तो भारत और नेपाल में ही पाया जाता है अधिकांश। ठीक, अतः यह देश बाघों के शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। अब आप बताइए, जिस देश में बाघ को रहने के लिए आवश्यक जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं चाहिए, उस देश में बाघ तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा पाई जाएगी। अब जो लोग तस्करी करते हैं बाघों का शिकार करते हैं, तो इनके निशाने पर वही देश होगा जहां पर बाघ अधिक पाए जाते हैं। तो बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत और नेपाल में अधिक है, इसलिए बाघ का जो शिकार करने वाले लोग हैं उनके निशाने पर भारत और नेपाल जैसे देश सामने आ जाते हैं। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, तो 1973 में लाया गया, 1973 में। अगर भारत में वर्तमान समय में अगर बाघ रिजर्व की बात करें तो अभी 53 बाघ रिजर्व है, यानी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसमें सारा बाघ रिजर्व को आपको याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है आपको। जैसे आपका बांदीपुर हो गया, ये कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट जो कि पहला टाइगर रिजर्व है, ये उत्तराखंड और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग में आता है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा भी है जिसको आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो पेरियार है जो कि केरल में है टाइगर रिजर्व, सरिस्का जो कि राजस्थान में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, पेंच 2 पेंच है, एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टाइगर रिजर्व की तो बांधवगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है,
पेंच है एक महाराष्ट्र में, नामेरी है असम में, अन्नामलाई है तमिलनाडु में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, और भी है तो उसको आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है सतकोसिया, ये उड़ीसा में है और ये सतकोसिया नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, ठीक है। कांजीरंगा असम में है, नागरहोल कर्नाटक में है, सह्याद्री आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में है, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। ओके, नेक्स्ट और अंतिम है जो अभी हाल में ही शामिल किया गया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो रिसेंट में भी इसको ऐड किया गया है। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व थे। आगे हम बात करते हैं वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था, ठीक है। 1991 में पहली बार पौधों की 6 जातियां इस सूची में शामिल की गई। कब? 1991 में, ठीक। भारत में अधिकांश वन और वन्य जीव या तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में या तो वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अब जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में और वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, इसको कुछ कैटेगरीज में, कुछ अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे आपका एक आरक्षित वन है, तो आरक्षित वन से क्या आप समझते हैं? तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? आरक्षित वन, जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि देश के लगभग आधे से अधिक भागों पर विस्तार है इसका। तो पूरे देश में वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वन जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। अब है रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए रक्षित वन को घोषित किया गया है। और लास्ट है अवर्गीकृत वन। तो वैसे वन जो बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार और व्यक्तिगत या समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, इन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। यानी अवर्गीकृत में, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में हम लोग मुख्यतः बंजर भूमि या दलदली भूमि को शामिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो आरक्षित वन है, जो आरक्षित वन है और जो रक्षित वन है, आरक्षित और रक्षित दोनों को मिला के अस्थाई वन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें आरक्षित और रक्षित वन को, तो इसका दोनों मिला दिया जाए तो दोनों का मिश्रण को हम लोग अस्थाई वन कहते हैं, ठीक। और अगर पूरे भारतवर्ष में बात करें अस्थाई वन, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आरक्षित जो अस्थाई वन है वो पाए जाते हैं। लगभग मध्य प्रदेश का 75% वन क्षेत्र अस्थाई वन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग रक्षित और आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को शामिल करते हैं, ठीक। अब यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, ठीक है। किसका है? आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट का। वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में रक्षित वन अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट और रीजन में, ठीक है, असर्शन और रीजन में पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में से नाम दे देगा और कह देगा कि इन राज्यों में रक्षित वन अधिक पाए जाते हैं। तो ये गलत होगा। इन राज्यों में आरक्षित वन पाए जाते हैं। रक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पंजाब, हरियाणा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तथा गुजरात के अधिकांश वन क्षेत्र अवर्गीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भारत के पूर्वी भाग है, जो पूर्वांचल के क्षेत्र है उसमें, और जो गुजरात का भाग है उसमें अवर्गीकृत वन की संख्या अधिक है, ठीक। अब छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, महुआ और संथाल कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंडा लोग महुआ की पूजा करते हैं, महुआ के पेड़ की, और संथाल लोग कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक। वहीं उड़ीसा और बिहार के जो जनजाति लोग हैं, ये लोग अपने शादियों के समय, इन लोगों के यहाँ जब शादी होता है तो उस समय इन लोगों ने इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा और बिहार की जनजाति ही शादी के समय आम और इमली के पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक। और ये जो
पूजा करने की पद्धति है, ये पारंपरिक पद्धति है। किस चीज़ का? तो प्रकृति को संरक्षित करने का। अगर इस पेड़ की पूजा नहीं करेंगे लोग, तो लोग इस पेड़ के महत्व को नहीं समझेंगे और इसका विनाश करेंगे, यानी काट देंगे। तो इसका संरक्षण, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीका है। ठीक है। अब राजस्थान में जो बिश्नोई गांव है, इसके आसपास काला हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर के झुंड देखे जा सकते हैं। यानी जो बिश्नोई लोग हैं राजस्थान में, इस गांव में काला हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ के लोग इन जीवों को, इन जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये लोग इको फ्रेंडली जैसा रहते हैं, यानी अगर कोई प्यासा हिरन आ गया तो उसको लोग पानी पिलाते हैं। कोई नीलगाय आ गई तो लोग उससे डरते नहीं हैं, उसको मारते नहीं हैं, बल्कि उससे प्यार करते हैं। ठीक है। जो यहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। ये सब जो भी है, चिंकारा हो गया, नीलगाय हो गई, काला हिरन है, ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और लोग इनकी देखभाल भी करते हैं, इनकी सुरक्षा भी करते हैं। टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन, नव दाने जैसे आंदोलन की मदद से यह बता दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी कृषि उत्पाद संभव है। यानी जो उत्तराखंड में टिहरी प्रोजेक्ट है, यहाँ लोगों ने आंदोलन किया, किसानों ने, और आंदोलन उर्वरकों के विरुद्ध में किया, यानी रासायनिक खाद के विरोध में किया। और इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया, जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का नाम था बीज बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में इन्होंने ये बताया कि बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के भी खेती किया जा सकता है और मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होता है, उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। ठीक है। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1988 में हुई। और जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव भारत के किस राज्य में सबसे पहले पारित किया गया था? तो ओडिशा। ठीक है। अब संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अपने गांव में जो वन है, जंगल है, उसको बचाने के लिए जो वन अधिकारी है, वो गाँवों के लोगों से मिलके वन समिति का गठन करते हैं। और उस वन समिति के गठन करने के बाद उस वन समिति में अध्यक्ष, सचिव का चुनाव किया जाता है, जो कि गांव के लोग ही होते हैं। हो सकता है गांव के मुखिया या सरपंच हो, तो इन लोगों को शामिल किया जाता है। और ये वन समिति इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि ग्रामीणों के सहयोग से वनों को बचाने में आपको काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए वन अधिकारी गाँव के लोगों को इसमें शामिल करते हैं। अतः वैसी विकास प्रक्रियाएँ मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो। यानी डेवलपमेंटल कार्य ऐसा होना चाहिए, विकास का कार्य ऐसा होना चाहिए जो मानव के हित में हो, पर्यावरण के हितैषी हो, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, यानी आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, वन संरक्षण की। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो आदिवासी लोग हैं, ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वनों की रक्षा भी करते हैं। वन की रक्षा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति वनों से ही होती है। ठीक है। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, यहाँ के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य बंद करवाने के लिए काफ़ी संघर्षरत हैं। यानी जो राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व है, यहाँ खनन कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसको रोकने के लिए यहाँ के ग्रामीण काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल है राजस्थान का अलवर ज़िला। इस ज़िले में 5 गांव के लोग मिलके 1200 हेक्टेयर भूमि को एक भैरव देव डाक सेंचुरी घोषित कर दिया। ठीक है। जिसका अपना नियम है, अपना कानून है। ये 5 गांव के लोग मिलके एक जंगल के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं, और उसके लिए अलग नियम कानून बनाते हैं। यहाँ सरकार का कोई नियम कानून नहीं चलता है। और भैरव देव इस वन क्षेत्र का नाम इसलिए भी दिए क्योंकि भैरव देव वहाँ का जो कुल देवता है, इष्ट देवता है, उसकी पूजा की जाती है वहाँ। इसलिए लोग इस नाम से इस सेंचुरी, इस वन क्षेत्र का नाम किया, ताकि लोग इसे सुरक्षित करें, संरक्षित करें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न।
इस चैप्टर से कुछ प्रश्न बनाए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आईयूसीएन के अनुसार पौधों एवं प्राणियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में कितने ऑप्शन हैं? 6 ऑप्शन हैं। तो 6 कौन कौन आईयूसीएन के अनुसार पौधे और प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था? तो पहला था इसमें सामान्य जातियाँ, दूसरा संकटग्रस्त थी, तीसरा शुभेद था, चौथा था दुर्लभ जाति, पांचवा था स्थानिक और छठा था लुप्त जातियाँ। तो ये 6 जातियों में, 6 प्रजातियों में इसका वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीता। हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, जो चीता है ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमालयन यौ पाई जाती है? तो हम लोग काफ़ी अच्छे से देखे थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल, जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य हैं जहाँ पर हिमालयन यौ काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है लेकिन केरल में नहीं, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है लेकिन झारखंड में नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है हिमालयन यौ है क्या है? तो हिमालय में पाया जाने वाला एक जानवर है, हिमालय के निचले भाग में पाया जाने वाला एक पक्षी है, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाने वाला एक औषधीय पेड़ है, या हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक औषधीय पेड़ है, पौधा है जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसी से क्वेश्चन है, हिमालयन यौ से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? यानी हिमालयन यौ किस बीमारी में सहायक होता है? तो कैंसर है, पीलिया है, मलेरिया है, हैजा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। ठीक है, टैक्सोल नामक इससे जो रसायन निकाला जाता है उससे इसका कैंसर का इलाज होता है। अब देखिए क्वेश्चन फिर आ ही गया, हिमालयन यौ से कौन सा रसायन निकाला जाता है? टैक्सोल, सिंथॉल, अल्कोहल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैक्सोल नामक रसायन इससे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा भी था। तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज से संबंधित है? इसको हम लोग अच्छे से कवर भी किए हैं, लौह अयस्क, डोलोमाइट, तांबा या फिर टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोलोमाइट। जो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का है, ये डोलोमाइट खनिज के लिए काफ़ी जाना जाता है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। भारतीय जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है, भारतीय वन्य जीव कार्यक्रम जो आया था 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है आपका सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में सही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में ये भी सही है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में ये भी सही है, सरिस्का गुजरात ये सही नहीं है। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व असम में है? पेरियार, मानस, सरिस्का या पेंच? तो मानस जो है वो आपका कहाँ है? असम में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने अभी आज के लेक्चर में ही कवर किया है, मध्य प्रदेश में। तो जो आरक्षित वन होता है और जो रक्षित वन होता है, आरक्षित यानी रिजर्व और रक्षित यानी प्रोटेक्टेड।
तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही सम्मिलित रूप से अस्थायी वन यानी परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का 75% भाग पर अस्थायी वन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भैरव देव डाकऊ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? अभी हम लोगों ने देखा था राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है बिहार और उड़ीसा के जनजाति शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम और इमली। ओके, तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम लोग चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।